गुड आफ्टरनून, मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने जीएस पॉइंटर की श्रृंखला को शुरू किया हुआ है और हम लोग सामान्य भूगोल के अंतर्गत भारत के भूगोल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सामान्य परिचय को समझते हुए भौतिक विभाजन को देखा और उसी भौतिक विभाजन के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे भारतीय दर्रों की, पासेस, जिसको अंग्रेजी में पासेस कहा जाता है। और यहाँ से भी हर परीक्षा में कई बार प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो कोई भी पॉइंट आप लोग स्किप ना करें। जीएस पॉइंटर ये बुक आप देख पा रहे होंगे, आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए दर्रों के बारे में पॉइंट है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पासेस जिनको कहा जा रहा है, ठीक है, दर्रे। अब यहाँ से कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए हैं और उनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं उनको देखना है। पाल घाट स्थित है, अब जैसे पाल घाट दर्रा है, अब ये कहाँ स्थित है, तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल में अवस्थित है। अगर कल हम लोगों ने बात करी थी लास्ट सेशन में, ये पश्चिमी घाट जिसको हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, है ना, और ये पूर्वी घाट जिसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट। और मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को मिलाने के लिए कौन है, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। और यहीं पे आप केरल देखते हैं, यहाँ पे केरल है, तो नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य जो पास है उसको बोलते हैं पालघाट दर्रा। ठीक है, तो यानी इतना क्लियर होगा पालघाट दर्रा कहाँ है, दक्षिण में। पालघाट दर्रा कहाँ है, दक्षिण में। ठीक है, उसके बाद देखिए भोर घाट, भोर घाट दर्रा कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। जैसे ही महाराष्ट्र वाला रीजन देखते हैं तो ये वाला लोकेशन आपके ध्यान में आता है, ये पूरा हट गया है, कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगा। ये लो, ये हो गया आपका महाराष्ट्र वाला, तो इसको बोला जाता है भोर घाट। तो यहाँ पे जो पास देखने को मिलता है वो किस नाम से जाना जा रहा है, भोर घाट नाम से, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद देखिए लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा ये कहाँ है, उत्तराखंड में। ऊपर वाला हिस्सा देखें, हल्का सा डायग्राम में यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड में है लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड। मैप में जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि माइंड में एक बार सेट रहे कि हमने पालघाट दक्षिण में पढ़ा था, उत्तर में तो है नहीं, है ना, इस तरीके से। अगला देखिए, लेह जाने का रास्ता कहाँ से है, कौन से दर्रे से है, तो जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पड़ेगा, जोजिला दर्रा कुछ यहाँ पे है और यहीं से हम लोग लेह के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है, सिक्किम में, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, आपके सामने दे रखा है पहाड़ी दर्रा है और राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे माणा या नीति दर्रा, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। जोजिला दर्रा लद्दाख में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा ये आपका सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, सही सुमेलन आपसे पूछा जा रहा है। सूची 1 दे रखा है पर्वतीय दर्रा, जैसे बुमला, जलेपला, मुलिंगला, शिपकिला, ये सब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, शिपकिला दर्रा। फिर देखिए रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, है ना, पर्यटन स्थल का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र, आप जानते हैं, है ना, शिमला में, मनाली में, और ये आपका कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। फिर देखिए पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम लगाना है। शिपकिला दर्रा है, लिपू लेक है, नाथुला है और फिर बॉम्डिला दर्रा है। उसके बाद हिम रेखा और हिमनद, इसके ऊपर शायद हम बात कर चुके हैं, एक छोटा सा रिकैप कर दे रहे हैं फटाफट। हिमालय और हिमालय में हिमनद रेखा जो है, हिम रेखा जो है वो 4300 से लेकर 6000 मीटर के बीच इसके अंतर्गत वो स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है, सबसे अधिक है। अगला देखिए, हिस्पर, जेमू, मिलाम और रूपल, इन हिमनदों में कौन सा है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है, वो है मिलाम हिमनद। मिलाम ग्लेशियर यहाँ पे आता है, ध्यान रखेंगे। सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ पे, नुब्रा घाटी में, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखें। कंचनजंगा और रंडुन, गंगोत्री, केदारनाथ, इनमें सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने हिमनद है और नदी, किससे कौन सी नदी निकल रही है, बंदरपूछ यमुना, 12 शिगरी चेनाब, मिलान, गौरी गंगा, सियाचिन, नुब्रा और जेमू, तीस्ता नदी, ये इसके उद्गम स्थल है। पठार, पठार की बात करते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दें, है ना। पठार देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी चट्टानी लोकेशन बनते हैं वहाँ से कहीं ना कहीं खनिज तत्वों की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे पठार के बारे में बात करें, 8वां पॉइंट है ना, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, ये क्रेटेशियस युग में बने हुए हैं। मेघालय का पठार का भाग जो है प्रायद्वीपीय खंड का है और भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हैं सेनोजोइक महाकल्प के। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना
जिला धनबाद जो है ये खनन उद्योग का विकास औद्योगिकरण के लिए कारण ये प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर मामला सामने आता है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। इसके ऊपर लगभग हम लोग बात किए थे, है ना। अगला देखिए इसमें दंडकारण्य क्षेत्र, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्य क्षेत्र देखने को मिलता है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी, जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ मेघालय के पठार का अंश कौन सा इसमें से नहीं है? तो भुवन पहाड़ियाँ। गारो, खासी, जयंतियाँ हम लोग बात किए थे कि ये वहाँ की जनजातियाँ भी हैं, है ना। इसके ऊपर बात किए थे। तटीय भाग की तरफ बात करें, एक छोटा सा रिकैप करते हुए भारत की तटरेखा की बात कर रहे हैं तो भारत का औसत समुद्र तल नापा गया है कहाँ से? चेन्नई तट से, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो तट से 12 समुद्री मील तक ये फैला हुआ है और भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर लगभग देखने को मिलती है, ठीक है। भारत का सबसे अधिक लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो वो है गुजरात राज्य तट। गुजरात राज्य तट है, यहाँ पे ध्यान रखें। फिर देखिए भारत में तटरेखा से लगे राज्य, भारत में तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है और सबसे लंबा तटरेखा वाला क्षेत्र है वो है आपका गुजरात, सबसे कम है गोवा, ठीक है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से सूचक किसको किया गया है? तो हिंद महासागर को किया गया है रत्नाकर सूचक नाम से। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहाँ पे होता है? लहरों से होता है, सबसे ज़्यादा अपरदन लहरों के द्वारा देखने को मिलता है। अब पश्चिमी तट की बात करें, पश्चिमी तट तो भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहरों जिसमें कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग, उत्तर से दक्षिण इनका सही क्रम लगभग देखेंगे जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर और नागरकोइल, ठीक है। अगला देखिए इसके ऊपर हम लोग बात किए थे, तमिलनाडु का है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बात किए थे इसके ऊपर। अगला देखिए जंजीरा, उडुपी, ओरिविले, तुतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर कौन सा है? तो जंजीरा और उडुपी है ना। अगला देखिए सूची दे रखी है, सागर पुलिन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे राज्य बताना है। तो सागर पुलिन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर सागर पुलिन पड़ता है उड़ीसा में। कालांगुट पड़ता है आपका गोवा में। मरीना पड़ता है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद देखिए केप कमोरिन के नाम से किसको जाना जाता है? इसके ऊपर भी हम लोग बात किए हुए हैं, कन्याकुमारी को। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जानते हैं उसको बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है। द्वीप समूह, इसके ऊपर बात किए थे, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर सैडल पीक ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। इसके ऊपर हम लोग बात किए थे, राइट। अगला देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की संख्या कितनी है? 836। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान निकोबार को निकोबार द्वीप समूह से। वहीं पे 10 अंश जलमार्ग, बात वही है, देखिए दोनों का मतलब वही है, शब्द अलग अलग दे दिया है, आपस में पृथक किया जाता है। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से ये पृथक करता है। अगला देखिए बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप, ठीक। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप और राम सेतु यानी एडम ब्रिज जिसको बोल रहे हैं ये धनुषकोडी में शुरू होता है। रामेश्वरम आप सुने होंगे तमिलनाडु के नज़दीक। सही कथन देखिए बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग चर्चा किए हुए। सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका, इनमें से कौन सा है जो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो वो है सुमात्रा। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के अंतर्गत आते हैं तो सुमात्रा उसके नज़दीक कहीं ना कहीं पड़ता है। अब अरब सागर के द्वीप समूह की बात करें तो अरब सागर के द्वीप समूह लक्षद्वीप में स्थित है। भारत का प्रवाल द्वीप ये अरब सागर में स्थित है। भारत का प्रवाल द्वीप ये भी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप समूह अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में और द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ये प्रवाल उत्पत्ति से संबंधित है और लक्षद्वीप में 36 टोटल द्वीप हैं। इनकी संख्या कितनी है? 36 द्वीपों की कुल संख्या इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। वहीं देखिए कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो वो है कैम्बे की खाड़ी। यहाँ पे प्रवाल भित्ति देखने को नहीं मिलती। वहीं पे बात करें भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है कौन है? मिनिकॉय द्वीप इसकी श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप इसके मध्य अवस्थित है। अगला देखिए ये द्वीप हैं और अवस्थिति के संदर्भ में बात पूछी जा रही है। व्यंत श्योधर ये कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। पिरम द्वीप है खंबात की खाड़ी में। द्वारका द्वीप ये अरब सागर तट पे पड़ता है और दीव द्वीप ये काठियावाड़ तट पे देखने को मिलता है। कोरी क्रीक ये निवोशिका स्थित ये कहाँ दिखता है? रण ऑफ कच्छ में। सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य देखने को मिलता है। इसके ऊपर हम लोग बात किए थे, है ना। अब यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे।
अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे जीएस पॉइंटर के अगले पॉइंट के अंतर्गत, जहाँ पे भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे राज्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए। लातूर जिला, लातूर कहाँ पे अवस्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और ये कहाँ पड़ता है? विदर्भ। ये भी महाराष्ट्र का अंग है, महाराष्ट्र का भाग है। आपने सुना होगा विदर्भ की क्रिकेट टीम नाम चर्चा में आता है, विदर्भ, है ना। विदर्भ के कई किसान आत्महत्या कर लिए, कुछ ऐसे मामले आप चर्चा में आते हैं, आप सुने होंगे। तो विदर्भ किसका भाग है? महाराष्ट्र का। पाट अंचल या पाट रीजन जो अवस्थित है, कहाँ देखने को मिलता है? तो ये झारखंड में देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। झुमरी तलैया नाम सुने होंगे आप लोग। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध स्थित है। कहाँ पे है? झारखंड के कोडरमा में झुमरी तलैया नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। तो वही चीज़ है। अगला देखिए, मणिपुर का अधिकांश धरातल है वो पर्वतीय प्रदेश देखने को मिलता है, मणिपुर का मामला। अब सही सुमेलन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। औरंगाबाद की बात करें तो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पालनपुर की बात करें तो गुजरात में है। हुबली की बात करें तो कर्नाटक में है, हुबली। गंटूर की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, गंटूर। ठीक है जी। कन्नूर, एक कन्नूर शब्द है, एक गंटूर है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अंबाला। देखिए अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक, ये 4 नाम हैं। इनमें से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है कौन सा है? खुर्जा है, करनाल है या रोहतक, ये सारे अवस्थित हैं, है ना। अंबाला इसमें अवस्थित नहीं है। तो अगर प्रश्न पूछा गया कौन सा नहीं है तो अंबाला हो जाएगा। कौन सा अवस्थित है? तो तीनों अवस्थित हैं। ठीक है। अगला देखिए, दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग, उपक्षेत्र। फिर विकल्प के अनुसार हम लोग हिट कर रहे होंगे, फिर देखेंगे विकल्प में कौन सा ऐसा दिया है जो नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा लगी है, मध्य प्रदेश की सीमा लगी है 5 राज्यों से, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र। ठीक है। किसकी सीमा पूछी गई है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश तो भारत के बिल्कुल मध्य में आप देखते हैं, है ना, वहीं पे इनकी सीमा इस तरीके से लगी हुई है। अगला देखिए, क्षेत्रफल के क्रम में अगर बात करें तो भारत के 4 बड़े राज्य सामने आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का है और महाराष्ट्र का है तीसरे नंबर पर, और उत्तर प्रदेश का 4th स्थान है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। तो 3 कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला देखिए, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए ये पॉइंट कई बार रिपीटेडली परीक्षा में देखने को मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चौथा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला देखिए, भारत के राज्यों जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ है और झारखंड, इनका उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम कौन सा होगा? तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। ठीक है। अगला देखिए, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार उनका घटता क्रम बताना है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार। तो टॉप नंबर पर राजस्थान है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद कर्नाटक और अंत में तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु की तुलना करेंगे अगर आप लोग, अगर मैप का अध्ययन कर रहे हैं तो एक क्षेत्र लगभग आप मैप को देख के भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, इन राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? इनमें जो ऑप्शन दिए हैं इनमें उत्तराखंड सबसे छोटा देखने को मिलता है। ठीक है। वहीं देखिए, भारत का लगभग 30% क्षेत्र, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है ना। वो 3 राज्य कौन से हैं? 30% क्षेत्र लिए हुए हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और उसके बाद महाराष्ट्र, ये तीनों 30% एरिया कवर किए हुए हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां स्थान लिए हुए हैं बिहार। जनसंख्या के अनुसार बात करें तो जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर आता है और कहीं ना कहीं तीसरा जनसंख्या के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य बन जाता है बिहार, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है। अगला देखिए, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और इनमें से छत्तीसगढ़ सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ से किसकी सीमा नहीं लगती है, तो बिहार के साथ इसकी सीमा नहीं लग रही है। अगला देखिए, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, बंगलुरु, इनमें से जो है माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अवस्थित अधिकतम है। किसकी अधिकतम है? तो बंगलुरु की ऊंचाई अधिकतम है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला पॉइंट आपके सामने, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर कहा जाता है, तो कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल। विकल्प के अनुसार हम लोग जाएंगे। ठीक है, 7 सिस्टर बोला जा रहा है। अगला देखिए, वर्ष 1953 में
जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? तो कर्नूल, ये नाम ध्यान रखेंगे, कर्नूल। एक शब्द आया था गंटूर, याद आ रहा है? कर्नूल एक है कन्नूर, वो हिमाचल प्रदेश में, यह है कर्नूल। तो कई बार पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी, तो कर्नूल आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, सबसे अधिक जिले हैं, सबसे अधिक जिले कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में। कितने जिले हैं भाई? 75 जिले देखने को मिलते हैं, जो कि 18 मंडलों में बटे हुए हैं, ये आप लोग जानते हैं, है ना। 75 जिले 18 मंडल में बटे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अगला देखिए, सोनभद्र, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्य स्पर्श करते हैं, एक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनकी सीमाएं इसको स्पर्श करती हैं। एक रफली डायग्राम मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करूं, अगर उत्तर प्रदेश का कुछ इस तरीके से आप लोग देखते हैं, इधर बलिया हो गया, ये रहा सोनभद्र का रीजन, ये है आपका सोनभद्र, है ना। इधर देखेंगे तो बिहार की सीमा लग रही है, ठीक है। इधर देखेंगे तो झारखंड की सीमा लग रही है, और इधर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की सीमा लग रही है, और इधर देखेंगे तो एमपी की सीमा लग रही है, मध्य प्रदेश। तो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है सोनभद्र। क्लियर है? कहाँ है लोकेशन, याद रख पाएंगे। 4 दक्षिणी राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इनमें से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती बनाता है तो कौन सा है? वो है कर्नाटक, है ना। सबसे ज़्यादा सीमा कौन क्रिएट कर रहा है इन चारों में? तो वो है कर्नाटक। अगला देखिए, तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, तेलंगाना राज्य की जो है वो सीमा बनाता है किस किस से? आपसे ये पूछा गया है। एक तो आंध्र प्रदेश इसी से लगा हुआ है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी सीमा ये साझा कर रहा है। अगला देखिए, गुजरात की राजधानी, देखिए कितना आसान सा प्रश्न आपके सामने पॉइंट, वो है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। कई बच्चे अहमदाबाद लगा देते हैं, तो सतर्क रहना है। राजस्थान की राजधानी बिल्कुल जयपुर है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, ठीक है। 29वें राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हो गए हैं आपको ध्यान रखना है। भारत में वर्तमान राज्यों की संख्या, तो आपको ध्यान रखना है, भारत में वर्तमान राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28 है, ठीक है जी, 28 है वर्तमान में। ये 29वां जब ये बना था। अगला देखिए, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और गांधीनगर, इनमें से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। कौन सा नहीं है? बेंगलुरु, है ना। बेंगलुरु, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चंडीगढ़, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी, बेंगलुरु तो खुद ही एक आप देख रहे हैं कर्नाटक के अंतर्गत क्षेत्र है, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बेंगलुरु ये राजधानी नगर नहीं है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से वह राज्य कौन सा है जो अधिकतम राज्यों से सीमा को छूता है? तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश। टोटल मिला के 10 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी उसी के अंतर्गत, वो है आपका दिल्ली। और एक सीमावर्ती देश भी है, वो है नेपाल, इसके साथ भी सीमा साझा होती है, ठीक है। अगला देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम लगाना है, यानी सबसे बड़ा कौन, उसके बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, इस तरीके से। तो क्षेत्रफल के अनुसार ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर हम लोग हिट करेंगे। मध्य प्रदेश, क्योंकि अभी आप लोग राजस्थान पढ़े थे, है ना। तो विकल्प में मान लो राजस्थान नहीं है, तो विकल्प के अनुसार जाएंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फिर आपका बिहार। इस तरीके से विकल्प हमारे मिल सकते हैं। अगला देखिए, अगला है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे कम देखने को मिलता है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्षेत्र सबसे कम देखने को मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, भारत के राज्यों में कौन है जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, और कहीं ना कहीं बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे, तो 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र ये सामने आंकड़ा आया है। अब जो लेटेस्ट जनगणना होगी तो उसमें जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके अनुसार हम लोग समझ रहे होंगे। अगला देखिए, सही सुमेलन आपसे पूछा गया है। त्रिपुरा, देखिए राज्य दिया गया है, उनकी राजधानी, इनकी राज्य और राजधानी के बारे में प्रश्न है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं और इनकी राजधानियाँ कई बार परीक्षा में देखने को मिलती हैं। तैयार रहिएगा इनके लिए। अगला देखिए, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, इनमें से किस राज्य की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश को नहीं छूती? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग हिट कर देंगे, तो झारखंड है वो इसको नहीं छूता है, ठीक है। अगला देखिए,
केंद्र शासित प्रदेश, अगला है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं। अब भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो वो है लद्दाख, क्षेत्रफल में बड़ा है, और दिल्ली जनसंख्या में बड़ा है। ये यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा देखने को मिलता है? तो वो है आपका लक्षद्वीप, ठीक। फिर देखिए पुडुचेरी का क्षेत्र, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों से पुडुचेरी का जो क्षेत्र है। त्रिपुरा, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इनमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? तो भाई दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये सब लक्षद्वीप ये हैं, और लेकिन त्रिपुरा इसके अंतर्गत तो राज्य है, सेवन सिस्टर के अंतर्गत, ठीक है। अभी जो आप लोगों ने देखा त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है ना, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला देखिए दमन और दीव के बारे में सत्य कथन आपको देखना है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है, और इसकी राजधानी क्या है? दमन, इसकी राजधानी दमन। अब दमन और दीव तो एक कर दिए गए हैं, है ना, यूनियन टेरिटरी एक कंबाइन कर दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग। अगला देखिए दमन की राजधानी कौन सी है? दमन की राजधानी दादरा नागर हवेली, और दमन की है दमन और दीव। तब ये एक हो गए हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश देखिए जरा एक बार, दिल्ली है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दादरा नागर हवेली है, दमन और दीव है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सब अब यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आ गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चर्चा करते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रजाति और जनजातियों की, प्रजाति और जनजातियों की। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केश, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, और इसका संदर्भ किससे है? मंगलोइड्स, मंगलोइड जनों से है। उठी हुई कपोल अस्थि यानी कुछ इस तरीके से रहता है, अगर आप देखें तो इस तरीके से ठुड्डी निकली होती है ना, इस तरीके से ठुड्डी निकली होती है। लाइए जरा बनाई दें, आज कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से ठुड्डी निकली रहती है। देखें आप लोग, कुछ इस तरीके से मामला रहता है, तो मंगलोइड जनजातियां देखने को मिलती हैं। अगला देखिए उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह की अगर बात करें तो यहाँ जो पाया जाता है वो है मंगलोइड, है ना, वो मंगलोइड पाया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला देखिए इरुरल, खासी, संथाल, थारू, इनमें से कौन सी जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित भारतीय प्रजाति है? तो वह है संथाल, है ना, संथाल जनजाति इसके अंतर्गत आ जाती है। अगला देखिए द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है, तो कहाँ है? दक्षिण भारत के अंतर्गत। भारत में जो एकमात्र मानव भाव कभी पाया जाता है वो कौन सा है? असम का श्वेत भौगिबन ये पाया जाता है। अगर देखिए राज्य जिसमें जनजातियां समुदाय पहचान नहीं की गई है, कौन सा राज्य है वो? तो वो है हरियाणा और पंजाब। जनजाति समुदाय या उसके समूह की पहचान यहाँ पे नहीं है कोई, यानी इसका मतलब नहीं है यहाँ पे, तो हरियाणा और पंजाब। अगला देखिए सही सम्मेलन आपके सामने है, जनजाति हैं और उनके संबंधित राज्य हैं। थारू जनजाति, इसका संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। भोटिया जनजाति सिक्किम है। मुंडा जनजाति ये झारखंड में देखने को मिलती है। और वह जनजाति जो दीपावली को शौक के रूप में त्यौहार को मनाती है तो वो है थारू जनजाति। यहाँ पे ध्यान रखेंगे थारू लोगों का निवास की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और बिहार है, ठीक है। थारू लोगों के निवास की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दीपावली को शौक के त्यौहार के रूप में मनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षा में देखने को मिलता है। अगला देखिए सही सुमेलन आपसे पूछा जा रहा है, जनजातियां हैं और यहाँ पे राज्य दिए हुए हैं। लिम्बू जनजाति कहाँ मिलती है? सिक्किम में। कार्बी जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? असम में। डोगरिया कोंद जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? उड़ीसा में। और बोंडा जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? ये उड़ीसा में देखने को मिलती है, ठीक है। अगला देखिए अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू, इन जनजातियों में धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है वो है गद्दी जनजाति, है ना। ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की, ठीक है। धौलाधार श्रेणी जम्मू कश्मीर में लगभग देखने को मिलती है गद्दी जनजाति, है ना। भूटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू, इनमें से कौन है जो ऋतु प्रवास किया करते हैं? तो वह है भूटिया जनजाति। ऋतु प्रवास मतलब कि मौसम बदला तो ये भी अपने स्थान को बदल के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। अब अगला देखें भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। चलिए अगला देखा जाए टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और अगर ये विकल्प में ना हो तो दूसरा विकल्प आपको क्या मिल सकता है? तमिलनाडु में, ठीक है जी। कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में वहाँ पे निवास करती है। अगला देखिए संथाल, मुंडा, भील, थारू, इनमें से एक जनजाति है जो सरहुल
त्यौहार मनाती है तो वो है मुंडा जनजाति, जिसका संबंध झारखंड से है। सरहुल त्यौहार, ठीक है, सरहुल त्यौहार मनाती है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू जनजाति, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात करी कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो है थारू। उत्तराखंड की है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं लगा दीजिएगा, थारू जनजाति, ठीक है। वहीं पे देखिए मिजोरम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बस्ती संरूप मुख्यतः जो देखने को मिलता है, कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का भी है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वहीं पे बात करें सुमेलित की, यहाँ पे देखिए सुमेलन आपसे करना है। अंगामी जनजाति नागालैंड की है और आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की है और गौंड जनजाति मध्य प्रदेश की देखने को मिलती है ना। वहीं पे देखिए भील जनजाति की बात करें तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है भील जनजाति, ठीक है। वहीं पे देखिए बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है कौन सी जनजाति में, यानी बहुपतित्व की, तो वो है जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर जनजाति। इनमें से कोई भी एक विकल्प के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। अगला देखिए यहाँ पे सही सुमेलन के संदर्भ में है जनजातियाँ कौन सी हैं और राज्य कौन से हैं, है ना। मोपला जनजाति ये केरल में देखने को मिलती है। मुरिया जनजाति ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें टोडा जनजाति तो ये तमिलनाडु में, और मुंडा जनजाति ये आपकी झारखंड में देखने को मिलती है, मुंडा जनजाति, है ना। अगले देखिए जुलू जनजाति निवास करती है। जुलू ये कहाँ निवास करती है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फिर से सही सुमेलन आपके सामने है, जैसे छिंदवाड़ा जनजाति ये भारिया छिंदवाड़ा में है। मंडला में गोंड जनजाति, झाबुआ में भील जनजाति और शिवपुरी में आपकी है सहरिया जनजाति, यहाँ पे देखने को ये सब मिल रही है। अगला देखिए लोहासुर को अपना देवता मानती हैं। लोहासुर को कौन सी जनजाति मानती हैं, वो है अगरिया जनजाति, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लोहासुर को अपना देवता मानती हैं। अगला देखिए बिल्मा नृत्य ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये बैगा जनजाति है जो ये नृत्य करती है ना। उसके बाद देखिए इस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। कौन सी जनजाति कहती है लाल बंगला, भुंजिया जनजाति, है ना, लाल बंगले में आ गए। इस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है, तो कौन सी जनजाति है, तो वह कमार जनजाति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारी जनजाति के नाम है जो आपको पता होने चाहिए। अगला देखिए छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति देखने को मिलती है, बैंगा जनजाति की। तो इससे आपको पता लगता है कि बैंगा जनजाति कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। अगला देखिए गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, ओझा। गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, गोदाने वाली। आपने देखा होगा हाथ वगैरह में लोग बाग काफ़ी चीज़ें गुदवा लेते हैं, तो वही जनजाति की बात हो रही है, तो वो ओझा जनजाति है, ठीक है। अगला देखिए कंवर, कोरा, करमाली और कोरवा, ये इन सब में से अगर बात की जाए तो आदिम जनजाति कौन सी है, कोरवा। आदिम जनजाति कौन सी है, कोरवा जनजाति है, ठीक है। अगला देखिए पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश, इनमें से किस राज्य में तमरिया जनजाति पाई जाती है, तो वो है झारखंड। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, झारखंड में तमरिया जनजाति, ठीक है। अगला देखिए हालचू, रेंगमा, ओंजे और शोम्पेन ये जनजातियों में भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। कौन सी है, रेंगमा, ये कहाँ की, अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है। अब बात करते हैं भाषाओं के संदर्भ में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाषाओं के संदर्भ में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं, इसको देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है किसका, बांग्ला भाषा का। यानी सबसे ज़्यादा, यानी अगर भाषाओं में बोली जा रही है सर्वाधिक संख्या के आधार पे तो वो हिंदी है, उसके बाद नंबर आता है बांग्ला भाषा का। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला देखिए ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है, कौन है, खासी। ऑस्ट्रिक समूह की भाषा कौन सी है, खासी है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन है, इंडो आर्यन भाषा का सबसे बड़ा भाषाई समूह। वर्ष 2014 में प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया 2014 की बात हो रही है, तो ये उड़िया भाषा को ये दिया गया है जो उड़ीसा की है ना। भारत के संदर्भ में हल्बी हो कोई पद ये संबंधित है किससे, जनजातीय भाषा से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। अगला देखिए
हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो अभी आप लोगों ने देखा बंगाली। तो ध्यान रखेंगे, उम्मीद करूंगा अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। अगला देखिए, अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। अपवाह तंत्र, अगर भारत में अपवाह तंत्र की बात करें तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, यानी इसका संबंध किससे है? नदियों से है। अपवाह तंत्र यानी नदियों से। अब यहाँ पे जरा एक छोटा सा डायग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से भारत का लोकेशन मैंने ड्रॉ किया है। अब जरा यहाँ पे समझिए, भारत में कुछ नदियाँ हैं जिसको बोला जाता है सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ। क्या बोल रहे हैं? सिंधु नदी तंत्र की नदी, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र जिसको हम लोग उत्तर भारत की नदियों में बोल रहे हैं। इसमें आप देखते हैं गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। उसके बाद आप देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में आप यहाँ की सारी नदियों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो यहाँ लग रही हैं इस तरीके से। गंगा नदी तंत्र में कुछ इस तरीके से यहाँ का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आ रही है इस तरीके से अध्ययन करते हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, यानी पहला खंड हो गया आपका ये वाला तंत्र। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। उसके बाद बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी दो भागों में बांट के विभाजित करते हैं। एक है जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, एक है जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। चाहे तो एक जगह नोट कर सकते हैं इनको। और एक नदियों का अध्ययन करते हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, है ना, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा नदियों का जाल हम लोग तैयार करते हैं, क्योंकि एक साथ सभी नदियों को तैयार कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो आपको याद रखना आसान होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे प्रश्न आपके सामने पॉइंट है कि गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, ठीक है जी, पूर्ववर्ती अपवाह का। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा नाम से। जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है, बांग्लादेश में पहुँचती है, तो वहाँ पर इसको पद्मा नाम से जाना जा रहा है। अगला देखिए, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर हुआ, कौन कौन सी नदियों के बारे में पढ़ना होता है। तो उन्हीं को घुमा फिरा के आपको एक अरेंज कर देना है कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे देखने को मिलता है। डेल्टा क्या होता है? कुछ नदियाँ बही हैं इस तरीके से और ये पंजेनुमा आकृति यहाँ पे बना लेती हैं, कुछ इस तरीके से फैल जाती हैं, है ना। तो ये डेल्टा कहला रहा है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी होती है? 6000 मीटर तक होती है। यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत गहराई यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला देखिए, सत्य कथन के संदर्भ में है। सत्य कथन कौन सा है? इसमें विकल्प के अनुसार देखेंगे। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी, देवप्रयाग, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग ये यहाँ पर संगम है, आप कह सकते हैं अलकनंदा भागीरथी नदी का। उसके बाद देखते हैं रुद्रप्रयाग जो है ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का है और इस नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती हुई आती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही देखने को मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, यमुना नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर आपको व्यवस्थित क्रम लगाना है। बंदरपूंछ एक जगह पड़ती है, बंदरपूंछ से यमुना नदी निकली और ये जाके मिल गई गंगा से, ये गंगा से मिल गई और ये है आपकी यमुना नदी। और आपसे पूछा जा रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर यमुना नदी की सहायक नदियाँ, तो यहाँ पे आगे मिलती है सिंध नदी। इस तरीके से ये हो गया आपका सिंध नदी, ठीक है। उसके बाद आपकी माफ़ी चाहते हैं, चंबल नदी है। उससे पहले आपकी चंबल नदी मिलती है, चंबल के बाद सिंध है, चंबल नदी। उसके बाद सिंध नदी आके मिलती है, सिंध नदी। उसके बाद केन है, उसके बाद आपकी बेतवा नदी है, उसके बाद आपकी केन नदी है, फिर सोन नदी आपकी गंगा में आके मिल जाती है, ये सोन नदी है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जाल इनका बनता है जो आपको देख के सेट रखना है, ठीक है। तो नदियों का जो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम है वो ये है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पूर्व से पश्चिम पूछे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर सेट हो जाएगा। अगला देखिए, केन सोन बेतवा चंबल में से वह नदी कौन सी जो यमुना नदी से नहीं मिलती है? बताइए कौन सी नहीं मिलती है? सोन नदी। अभी हम लोगों ने देखा सोन नदी गंगा से आके मिलती है, तो नहीं मिलती है इससे, ठीक है। अगला देखिए, मोरीबंद डेल्टा उपभाग है किसका? बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, ठीक है। शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बराकर
बराकर में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ये बराकर और उत्तरी कोयल का इसके अंतर्गत आ जाता है। अगला देखिए, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो गौमुख से। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। ठीक है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो वो है गोमती नदी। फुलहर झील से निकलती है, उत्तर प्रदेश की फुलहर झील है, वहीं मैदान से निकलेगी। और गोमती नदी जो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। वेरी इंपॉर्टेंट, जो बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे ये प्रश्न देखने को आ जाता है, तो तैयार रहना है उसके लिए। अगला है देखिए, भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय जिलों में गंगा नदी सबसे लंबी कहाँ देखने को मिलती है? तो पटना में सबसे लंबी ये देखने को मिलती है। ठीक है, पटना वो रीजन आ जाता है जहाँ पे गंगा नदी सबसे विस्तृत रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला देखिए, सोन, हिंडन, गंडक, शारदा, इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो अब देखें, गंडक नदी ये बिहार में चली जाती है। गंडक नदी कहाँ है? बिहार, उत्तर प्रदेश में ये प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, गंडक नदी। बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी ये निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना इसी पे चल रही है, ध्यान रखेंगे। माता टीला बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है, और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला देखिए, पुनपुन, अजय, जलांगी और जोंक, इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये जोंक नदी है। ठीक है, जोंक नदी ये भारतीय गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और नए बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और आप अच्छे से एक रिकैप आपके सामने हो रहा होगा पूरे एक बिंदुओं का जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।